स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम अब ये वीडियो है आपकी सेकंड पार्ट्स ऑफ बैंक की। तो इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ बैंक में आपको करा दिए हैं सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब हम करने वाले हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होते हैं, इनको लाइसेंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा। देखिए, आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ये जो थर्ड लिख रहा है ये मेरी उसके अकॉर्डिंग है। आप सिर्फ लेक्चर देखिएगा, जो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है आपकी कि कौन सी प्लेलिस्ट है और क्या क्या नंबर उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तक मैं 8 to 9 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आई थिंक ये 10th वीडियो है। तो जो डिफरेंशिएटेड बैंक है वो लाइसेंस होता है आरबीआई के द्वारा और प्रोवाइड करता है ये स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट, जैसे कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या होते हैं ये बैंक? देखिए, आपने सुना है एयरटेल पेमेंट बैंक होती हैं। ठीक है, बहुत अब तो काफ़ी सारे पेमेंट बैंक हो चुके हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं। आप किसी शॉप पे जाते हो और शॉप पे जाके क्या कर सकते हो, अपना पैसा अपने मम्मी पापा को भेज सकते हो। मम्मी पापा आपके लिए अकाउंट में पैसे डाल देते हैं तो आप किसी शॉप से उनको निकाल सकते थे। तो ऐसे था ना, जब तक ये यूपीआई का सिस्टम कम आया था तब ये था। ये भी आरबीआई के द्वारा लाइसेंस होते हैं। तो ये स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सारी नहीं। आप इनसे लोन नहीं ले सकते, बस ये कि इमरजेंसी में आपको कहीं पैसा भेजना है तो इनके थ्रू आपको मिल जाता है। किसी शॉप ने ली हुई होती है इनकी इनके बारे में परमिशन, लाइसेंस, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा रिकमेंड होता है? ये रिकमेंड किया गया था नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा 7 जनवरी 2014 को। समझ गए कब? 7 जनवरी 2014 को नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। अब ये क्या होते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए, जो पेमेंट बैंक हैं इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंक कहा जाता है, यानी कि फाइनेंस को इंक्लूड करने का काम करते हैं। कैसे कि जो प्रीपेड कार्ड इश्यूअर होते हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के, एनबीएफसी हैं, सुपर मार्केट चेन है, तो यहाँ पर एक प्रीपेड कार्ड दे दिया जाता है जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सेम होता है, एक प्रीपेड कार्ड होता है और आप इनसे पेमेंट कर सकते हैं। और आप ये कोई भी छोटी कंपनी या कोई भी कंपनी वगैरह है, इनकी कोई परमिशन ले लेता है जहाँ से जाकर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या प्रोफेशनल विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनको खोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पेमेंट बैंक होती है ये डिमांड डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करती है, मैक्सिमम अप टू 1 लाख पर कस्टमर, यानी कि 1 लाख रुपीज़ एक कस्टमर से ये डिमांड डिपॉजिट ले सकती है, जमा करा सकती है। और डेबिट कार्ड भी इश्यू किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं होता, डेबिट कार्ड इश्यू होता है। आपने कहीं इसमें पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लिया, आपने ले लिया अपना डेबिट कार्ड और आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। ये आपको एक्स्ट्रा मनी नहीं देगा क्रेडिट कार्ड के लिए। एक तरीके से प्रीपेड सिस्टम होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, ये जितनी भी डिपॉजिट हैं सबको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। इसमें 1 लाख की है ना, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और जो ये लैंड करता है ये अनसर्व्ड एरिया में, जहाँ पे बैंकिंग का सिस्टम नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ये क्या करता है, ये अनसर्व्ड एरिया में आपका लैंड करता है। कोई रूरल एरियाज़ हो गया, कहीं पे ट्राइबल एरियाज़ हो गया, और ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों ही प्रोवाइड कराता है। इसका भी मेन मकसद वही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद इसमें कोई भी एनआरआई डिपॉजिट नहीं होता, ना ही कोई टाइम डिपॉजिट होता, ना ही कोई इसमें लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें होता है। इसके बाद है कॉरपोरेटिव बैंक्स। तो कॉपरेटिव बैंक्स, सॉरी कॉरपोरेटिव नहीं, कॉपरेटिव बैंक्स। तो कॉपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको सिंपली समझाती हूँ कि कहीं पर क्या होता है कि कुछ लोग आपस में मिलकर सोचते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा ना, हम एक ऐसी संस्था बना लेते हैं, एक ऐसा बैंक बना लेते हैं कि हम उसमें जमा कर देंगे। कुछ लोग बस उसके कुछ सदस्य, और जब भी उनको ज़रूरत होगी तो उन्हें ब्याज पर पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट पर, फिर वो लोन को इंटरेस्ट के साथ चुकाएंगे, तो फिर बेनिफिट उनको भी होगा। वही बैंक वाला काम हो गया। लेकिन ये नेशनल या स्टेट लेवल पर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप होता है। 25 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, 50 लोगों का ग्रुप, जो कि आपस में कोई भी और बाहरी पर्सन नहीं जुड़ता, यही आपस में से ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे पीपल कम टुगेदर जॉइंटली सर्व कॉमनली। तो अमूल है, अमूल आया जॉइंटली, अमूल बैंक सर्व करने के लिए एक साथ लोगों के, और इनका जो मोटिव होता है ये होता है वेलफेयर। प्रॉफिट कमाना नहीं होता, क्या होता है, वेलफेयर,
जैसे किसी किसानों ने खोल लिया तो आगे उनको बीज अनाज के लिए चाहिए ना, खाद के लिए पैसा, तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं, फिर वो जो ऐसे उनके पास आ जाए तो वो उसको चुका सकते हैं। तो ये इनके आपस में ही होता है ये, लेकिन इनका मेन मकसद प्रॉफिट मोटिव नहीं बल्कि अपना काम बढ़ाना ही होता है। इसके बाद है टायर स्ट्रक्चर इन रूरल एरिया। तो ये 3 टायर में होता है रूरल एरिया में। एक तो प्राइवेट क्रेडिट सोसाइटी होती है पीसीएस, एक होती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो यानी कि ब्लेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे होते हैं क्या, कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद हम जानेंगे अर्बन रीजन। तो अर्बन रीजन में और सेमी अर्बन एरियाज़ में अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो ये रेगुलेटेड किसके द्वारा होते हैं, ये भी आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे ही बैंक्स के टाइप्स बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा टर्म बताऊँगी लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एनपीए। एनपीए मीन्स क्राइसिस इन बैंकिंग, यानी कि जो बैंकिंग में क्राइसिस आता है, कैसे आता है एनपीए, कैसे क्राइसिस है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मैं ये लिख रही हूँ और वहाँ पहले ही लिखा हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं, एक पर्सन उसने बैंक से ले लिया लोन और उसको हर महीने देना है इस पे 3% का इंटरेस्ट, ठीक है। ये इस पैसे पर इंटरेस्ट देना है, लेकिन इस पर्सन का 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने से कुछ पता ही नहीं है, ना तो ये पैसा लौटा रहा बैंक को, ना ही उस पर इंटरेस्ट दे रहा। तो और फिर इस पर्सन ने कोई कोलेटरल भी तो रखा होगा ना बैंक में, जब इसने लोन लिया होगा कोई असेट भी तो अपनी दी होगी। तो वो जो बैंक के पास जो असेट है इस पर्सन की, जिसका कुछ अता पता ही नहीं है कि ये पर्सन पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, मूल सूद कहाँ पर है पैसे, तो वो जो असेट है वो मानी जाएगी नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी कि एनपीए। तो ये क्राइसिस होता है बैंक के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि बैंक जल्दी से ना क्या करती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में तो होती नहीं है जो एकदम यूज़ कर ले इमरजेंसी में, तो बैंक फिर बाद में जाकर उस पर फैसला लेती है। अब क्या है ये किस तरीके से, तो डिटेल में मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। तो मैंने बता दिया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसके फुल फॉर्म है जब कोई भी असेट सीज हो जाती है इनकम को जनरेट करने के लिए। इनकम जनरेट नहीं हो पा रही असेट से, असेट बैंक के पास पड़ी हुई है, जैसे कि कैश से इनकम जनरेट हो रही थी लोन में घुमा के, ऐसे बैंक के पास इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो ये जो बैंक है ये लोन देती है कस्टमर को, ठीक है, और इंटरेस्ट पेमेंट कस्टमर देता है बैंक को, और एनपीए में कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जा रहा, असेट्स खराब हुई जा रही है, पड़ी हुई है, डेप्रिशिएट हुई जा रही है बैंक में पड़े पड़े। तो ये जो असेट्स है ये टेंजिबल फॉर्म में होती है, यानी कि आप इसको देख छू सकते हैं, किसी का कोई घर हो सकता है, कोई खेत हो सकते हैं, कोई दुकान हो सकती है, या कोई भी आपका गोल्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो टेंजिबल फॉर्म में होती है। ये रिटर्न्स जनरेट करते हैं फ्यूचर के लिए, जो भी इसका ओनर होता है उसके लिए, जैसे मशीनरी है, हाउस है, कैश है, ट्रेवल इक्विपमेंट्स हो गए। तो मशीनरी ही असेट्स जो होती है बेच कर उसको, या उसको किराए पर देकर आप लोग खेतों में ट्रैक्टर होते हैं इस तरीके से कमा सकते हैं ना, लेकिन उनको अगर लोन के लिए रख दिया जाए, लोन ले लिया जाए, तो असेट्स फिर बैंक की हो जाती है। तो इसमें इंटेंजिबल भी होती है, इसमें इंटेंजिबल में नॉलेज होती है। तो ये मैंने सिर्फ असेट्स के टाइप बताए, यहाँ पर बैंक से मैंने इसको कोई लिंक नहीं किया। असेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों होती है, टेंजिबल को छू सकते हैं, इंटेंजिबल को आप नहीं छू सकते। इंटेंजिबल मतलब नॉलेज। तो टाइम 90 डेज पेमेंट ड्यूज, अगर 90 डेज के लिए 3 मंथ्स के लिए पेमेंट ड्यू हो जाए, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो असेट्स है ये आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन चुकी है बैंक के लिए। देखिए क्या हुआ था, अगर हम इसके कुछ हिस्ट्री पर जाते हैं तो 2016 से 2008 2-3 सालों में इंडियन इकोनॉमी बूम कर गई, यानी कि एक पीक पर पहुंच गई। इंडियन इकोनॉमी जब पीक पर पहुंची तो बैंक भर भर के लोन देने लगी, बैंक के पास भर भर के असेट्स आने लगी। 2008 टू 2009 में क्या हुआ, उसके जस्ट 1 साल बाद ही ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आ गई यूएस में, जिससे कि यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लुएंस नहीं हुई। अगर यूएस में क्राइसिस आ गई तो ठीक है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल थी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तब तक आप आराम से बैंक लोन दिए जा रहा था। 2012 से 13 में क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, किसकी वजह से, ड्यू टू इंसॉल्वेंट कंपनीज।
कुछ इंसॉल्वेंट कंपनीज थी भर भर के जहाँ लोन दे रही थी, उनकी गति कहीं तो रुकनी थी। तो इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। जो आरबीआई था 2013 से 14 में कोलैटरल फ्री लोन देता था, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कर गए, वो फिर लौट कर नहीं आए, बैंक रीपेमेंट नहीं हुआ, इंसॉल्वेंट घोषित हो गई कई सारी तो कंपनीज। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बढ़ गया बैंक के पास, जिससे कि बैंक में क्राइसिस आ जाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये 2018 में एनपीए को फिर से रिवाइव कर लिया गया, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिवाइव कर दिया गया। क्या करते हैं, उन एसेट्स को बैंक खुद ही बेच देती है, नीलाम कर देती है, बिडिंग हो जाती है, जिससे कि बैंक लिक्विड फॉर्म में फिर पैसा ले सकती है और फिर उसको आगे यूज़ करती है। अब हम एनपीए के कुछ टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि एनपीए को कैसे टैकल किया जाता है। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन है एनपीए का वो होती है सब स्टैंडर्ड असेट्स और डाउटफुल असेट्स और लॉस असेट्स। सब स्टैंडर्ड असेट्स वो होती हैं जो 12 महीने से कम में, अभी मतलब 12 महीने नहीं हुए हैं और इंटरेस्ट नहीं आया, 1 साल के अंदर अंदर इंटरेस्ट जमा नहीं हुआ, सब स्टैंडर्ड असेट्स 12 मंथ से ऊपर हो गए तब भी इंटरेस्ट नहीं हुआ आया, तो ये एनपीए डाउटफुल असेट्स हो जाती हैं। लॉस असेट्स यदि ऑडिटर जो होता है बैंक का आइडेंटिफाई कर दे भाई बहुत टाइम हो गया अब तो नहीं आने वाला इंटरेस्ट, खोजबीन करके ऑडिटर ये निकाल लेता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इन असेट्स को अपने पास रखने का, चलिए इसकी बिडिंग कर देते हैं। तो टैकलिंग कैसे करते हैं एनपीए को हम ये समझते हैं। देखिए एनपीए को टैकल करने के लिए एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। क्या, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी कि जो कर्जे वाला रिकवर करने वाला ट्रिब्यूनल कमेटी बनाई जाती है। एक कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है इसमें, जिसमें लेस लोन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, कम लोन आगे दिया जाएगा जिससे कि इसको कहीं ना कहीं रिकवर किया जाएगा। एक सरफासी एक्ट आया था 2002 में, जिसका मकसद क्या था कि सिक्योर करना और रिकंस्ट्रक्ट करना फाइनेंशियल असेट्स को और इन्फोर्स करना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 को, ताकि जो एनपीए है वो बढ़े ना। इसके बाद असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आई, ठीक है, तो ये बैंक एआरसी वगैरह इसमें होती है, बैंक उधार ले लेते हैं कहीं और से उनको पूरा करने के लिए। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष आया, इसके बाद इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 आया और इसके बाद आया बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से टैकल किया जाता है एनपीए को। मैंने यहाँ ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताए हैं, क्योंकि डिटेल में ये आप एक बार खुद पढ़ें, आप कोई बुक भी उठाएं संजीव वर्मा या रमेश सिंह की, या फिर आप यूट्यूब या किसी और चैनल से या कोई और बुक आपके पास हो, क्लियर करें, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अगर आप कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मोस्टली करंट अफेयर पूछा जाता है इसमें, तो आप करंट अफेयर के अकॉर्डिंग करें तैयारी। तो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में और पसंद आई होगी। थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है, आप 1-2 बार समझेंगे, नोट्स बनाएंगे तो क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें। और एक बात याद रखें, इकोनॉमी को ये नहीं है पहली बार समझ आ जाए, ये दूसरी तीसरी बार समझ आती है। या तो आप खुद को एज ए कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में देखिए या गवर्नमेंट के रूप में, तब जाकर आपको इजीली समझ आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो